पे है कि सॉइल स्ट्रक्चर क्या है जी, और हमने क्या लिखा जी, फिजिकल रिलीफ। आप जल्दी से इसको समझ लेते हैं ऑनलाइन, ये बात 5 मिनट में फिर आगे आ जाना हमने, कुछ आपके नए साथी हैं। लोकेशन, लोकेशन डिपेंड करती है। नेपोलियन की कोट है, क्या कहता था, द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ कंट्री डिटरमिन्ड बाय जियोग्राफी। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ कंट्री इज डिटरमिन्ड बाय जियोग्राफी, मीनिंग देयर बाय, ये देखें ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है और ये ईरान है। अब ये पाकिस्तान है, इंडिया है। तो अभी हमें आगे जाके हमने पढ़ना है स्ट्रक्चरलिज्म या न्यू रियलिज्म, तो उसमें हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करता है। दो अप्रोचेज हैं। एक अप्रोच है वी मेक पॉलिसी टू फर्स्ट टू सेट सर्टेन गोल्स, देन टू हाउ टू अचीव दोज गोल्स। हाँ, पॉलिसी बनाते हैं कि हमने ये करना है। ये है आम जो रियलिज्म है ना, क्लासिकल। न्यू क्लासिकल ये है कि हम जो पॉलिसी बनाते हैं, हमारे जो इर्द गिर्द स्ट्रक्चर है वो कंपेल करता है टू लुक इनटू सर्टेन डायरेक्शन, राइट। अब हम इधर भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, लेकिन कोई ऐसे वामिल हैं जो हमें मजबूर करते हैं कि इधर नहीं देखना, इधर ही देखो। मैं वाई आई मीन लुक टू ईस्ट और लुक टू वेस्ट। जब पाकिस्तान बना तो वी वर फोर्स्ड टू लुक टू वेस्ट, यूनाइटेड स्टेट्स, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजन। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है, जियोग्राफी है, वो कंपेल करता है कि हमारी तरक्की, हमारी पावर बनने में क्या रोल होना है। अगर हम 100 रुपये कमाते हैं तो 100 में हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है, इधर भी सिक्योरिटी इशू है, इधर भी सिक्योरिटी इशू है, इधर भी सिक्योरिटी इशू है, राइट। तो हम जो 100 रुपये कमाते हैं तो उसमें से 70 रुपये तो आपके सिक्योरिटी पे चले जाते हैं, बाकी 30 रुपये रह गए हैं। उसमें आपने IMF को भी पैसे देने हैं, और भी मामला है, नॉन गवर्नमेंटल अखराजात भी हैं, 8 लाख फौज भी है, बाकी गवर्नमेंट ऑफिशियल भी हैं, पे जानी है ना, आपके पास थोड़े पैसे बचेंगे। यस, अगर यहाँ पे अमन हो, शांति हो, इनसे तजारत हो, ये 100 में से आप 80 रुपये डेवलपमेंट पर लगाएंगे, राइट। तो आपकी जियोग्राफी है। लुक एट अमेरिका, सेकंड एग्जांपल, ये यूरोप है एंड दिस वन इज अमेरिका, बीच में ये समुद्र था। अमेरिका, US, और US के ऊपर ये कनाडा है। छोटा सा मुल्क है, रकबा ज्यादा है, मुल्क छोटा है, 3 करोड़। इसका मतलब अमेरिका को इधर से खतरा तो कोई नहीं। नीचे हमारे जैसे गरीब गुरबा है, मैक्सिको, कोई खतरा नहीं, राइट। अमेरिका ने जो कमाया उसने पॉलिसी बनाई, मोनो डॉक्ट्रिन, पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन, कि ना वार में जाना है, ना पंगे लेने हैं, हमें कोई ना छेड़े, बस आप लड़ो मरो जो मर्जी करो। इसका मतलब क्या हुआ, वो जो कमा रहे थे री इन्वेस्ट कर रहे थे, तरक्की कर गई। उनकी जियोग्राफी, यहाँ पे न्यूजीलैंड है जो 2 4 5 साल पहले वाक़ हुआ था, अदरवाइज कभी सुना उनका कोई। पीसफुल जियोग्राफी, दूर दराज, कोई पंगे ही नहीं किसी के साथ। तो आपकी जियोग्राफी यानी लोकेशन बड़ा काउंट करती है, ठीक है। साइज, साइज मैटर भी करता है, नहीं भी करता है। मैटर इसलिए करता है कि रशिया अगर बड़ा साइज है तो आपका डिफेंस के लिहाज से बेहतर है। नेपोलियन जब इधर से गया था फ्रांस से, तो वो रशियन पीछे जाते गए इधर तक, उनको जो अपने हिस्से में पड़ेंगे, ठीक है, कि लेट द एनिमी कम इन। जब रशिया इतना दूर चला गया तो लॉजिस्टिक कमजोर हो गई, तो बाद में रशिया ने ऐसे घेर लिया उनको, साइज, ठीक है। हाथी को 4 बुलेट लगे, टाइटैनिक डूबते हुए भी घंटे लगे थे उसको। इतनी सी यार्ड होगी, सी वेव से ऐसे हो जानी है। तो एक तो साइज ये भी मैटर है। साइज alone is not a decisive factor, although it does count. अब दूसरी साइड में बात करेंगे कि लुक एट जापान। अगर ये रशिया है, ये जापान है, ये चाइना है, तो इस साइज के जापान ने इसको 1905 में फेंटी लगा दी थी। इतना सा जापान है, इतना सा रशिया, राइट। अगेन लुक वन, ये यूरोप है, वो कोई छोटा सा इंग्लैंड है। हाँ, वो पंजाब की पॉपुलेशन है और दुनिया के 55 मुल्कों में हुकूमत की है।
यानी साइज छोटा हो लेकिन बाकी मामले बेहतर हो, इकोनॉमी तरक्की हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, तो ये चीज काउंट करती है। ऐसे ही हम 25 करोड़ हैं, हमारा साइज भी बड़ा है। सिंगापुर की $600 बिलियन, हम है 25 करोड़। टू इसराइल इतना सा है, पूरी दुनिया को आगे लगाया हुआ है। तो साइज मैटर करेगा कि जब वहां पे आपको डिफेंस के हिसाब से कोई मूव करनी है, लेकिन आप उसको अपनी कमजोरी को ओवरकम करेंगे अगर छोटा साइज है कि अंदर आपने इतनी एबिलिटी पैदा कर लिया। ये बिल्कुल ऐसा ही है। और जियोग्राफी भी मेरा सब्जेक्ट भी था, पढ़ाया भी है जैसे मैं। एग्रीकल्चर में दो किस्म की कल्टीवेशन होती है। एक तो कहते हैं एक्सटेंसिव, कनाडा में एक्सटेंसिव है। उनकी इतनी बड़ी जमीनें, इतने बड़े खेत हैं, वो ऐसे गंदम फेंकते हैं, फसलें फसलें होती हैं, एक ट्रैक्टर चलता है, शाम तक 2 चक्कर बड़ी मुश्किल से लगते हैं उसके। ठीक है, क्योंकि उनके पास साइज बड़ा है, कोई इशू नहीं। एक मुल्क है थाईलैंड, मलेशिया या दूसरे छोटे साइज हैं, अब वो क्या करते हैं, उनको पता है हमारी जमीन तो इतनी है, अब इनसे प्रोडक्शन कैसे लेनी है, अच्छा सीड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, सारा कुछ, फर्टिलाइजर छोटे साइज में कैसे करना है। इसी तरह बाद मुल्क छोटे होते हैं, वो पावर पे अपनी गेन कर देते हैं। नॉर्थ कोरिया ऐसे ही है। तो एक साइज हो गया। क्लाइमेट, हमने बात की थी, टू हॉट और टू कोल्ड क्लाइमेट ज्यादा तरक्की नहीं करते। क्लियर। फिर हमने बात की सॉइल स्ट्रक्चर, कि आपका साइज तो इतना है, सऊदी अरेबिया, ठीक है, अब सऊदी अरेबिया सॉइल स्ट्रक्चर क्या है, सैंड है, डेजर्ट है। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन पीछे कोल्ड डेजर्ट है ना। डेजर्ट भी किस्मों के है ना, हॉट भी है, कोल्ड भी है, बर्फ ही बर्फ है, साइबेरिया। तो ये काउंट करता है सॉइल स्ट्रक्चर। अगर तो सॉइल स्ट्रक्चर लोमी है, लोमी कहते हैं जखेज को, ये है, या आपका ये सैंडी है, ठीक है, रेतली है, या फिर बैड लैंड है। बैड लैंड किसको कहते हैं, पथरीली जमीन को। यस, यस। फिजिकल रिलीफ में हमने पढ़ा था कि फिजिकल रिलीफ होता है कि पेशावर से चले हैं, पंजाब से होते सिंध में आ रहे हैं, इधर पहाड़ है, इधर मैदान है, इधर सिंध में डेजर्ट भी है, और दूसरा कि किस मुल्क का फिजिकल रिलीफ कैसा है। अगर अफगानिस्तान है, उसका फिजिकल रिलीफ क्या है, मैदानी इलाके तो ना होने के बराबर है, वहां तो माउंटेन्स हैं। तो माउंटेन का फायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकती, ट्रैफिक हिंड्रेंस आ जाएगी। फायदा ये है कि माउंटेन सर्व एज नेचुरल बैरियर, है ना। यस, कि इन्हें हमला करना है, ऐसे करना हो। ये पढ़ा। इकोनॉमिक प्रिपेयर्डनेस हमने पढ़ी, वो तो आपको वैसे ही पता है, इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमी। ये अगर आपके पास पैसे हैं, वेपन भी ले सकते हो, सिक्योरिटी भी इंप्रूव कर सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो। तो अगर अमेरिका के 11 ACC हैं, 11 ACC एयरक्राफ्ट कैरियर वेरी बेड़ा, पूरी मुस्लिम दुनिया के पास एक नहीं है। रशिया के पास एक, यूके के पास एक, फ्रांस के पास एक, उसके पास 11 है, चाइना के पास 2 हैं। तो 11 कैसे बन गए। एक एयरक्राफ्ट कैरियर $12 बिलियन लगते हैं, $12 बिलियन। अब इनका सबसे बड़ा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, और वो उसका नाम है जेराल्ड फोर्ड, ठीक है, ये। दूसरा है अब्राहम लिंकन, अब्राहम, ठीक है, ये। एक है उनका किटी हॉक, डिफरेंट है, किटी हॉक, हाँ, KITTY। तो डिपेंड करता है। तो फिर इकोनॉमी जो प्रिपेयर्डनेस है, अगेन डिपेंड करती है कि ये डाइवर्सिफाइड है या लिमिटेड सिंगल सोर्स डिपेंडेंस है। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट, सिंगल सोर्स ऑयल पे डिपेंडेंस ऑयल अगर खत्म हो गया फिर क्या करना है ना। दूसरी साइड पे एग्जांपल सिंगापुर, जापान, हांगकांग, ताइवान, ना इनके नीचे ऑयल है, ना गोल्ड है, ना सिल्वर है, कुछ भी नहीं है, तरक्की कैसे कर गए। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट,
ठीक है। तो उन्होंने ह्यूमन कैपिटल पे किया, MA BA नहीं कराए, उन्होंने पढ़ाया इनको सबको, ऐसे वो लेके चले। जी वेलकम, बोले। जी हाँ, मुझे आप ना घंटा दो बात कर लें, मैं अभी बिजी हूँ कहीं पे ना। ओके, प्रमोशन कॉल है, चलें। तो इकोनॉमिक प्रिपेयरनेस, ठीक है। अब इकोनॉमिक क्या एग्रीकल्चर बेस है, क्या इंडस्ट्रियल बेस है, इंडस्ट्री के ऊपर क्या हाईटेक बेस है, क्या मैक्रो लेवल की है, एक्सपोर्ट बेस्ड है, इंपोर्ट करते हैं ज़्यादा, ये डिपेंड करेगा कि इसकी एक्सपोर्ट बेस है, हाईटेक का है, मैक्रो लेवल पे है। मैक्रो लेवल क्या होता है कि मैंने आपने शुगर मिल लगानी है, ठीक है। तो शुगर मिल की मशीनरी भी तो किसी मिल ने बनाई होगी ना, तो वो मैक्रो लेवल की चीज़ें सारी। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी इकोनॉमिक प्रिपेयरनेस किस लेवल की है। अगेन, क्या आपकी इकोनॉमी इनोवेटिव है? ये इनोवेटिव होता है कि कोई चीज़ पता नहीं, हमें नई चीज़ छू मंतर बनाते हैं, ये चीज़ें दुनिया को समझ आनी है। इनोवेटिव से क्या फायदा होता है इकोनॉमी से? तो मतलब कि उनकी मोनोपोली भी होगी, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। आप पैसे दे के F-16 लेते हैं, अमेरिका क्या शरारत लगाता है, हम कहते हैं पैसे दिए, उन्होंने कहा पैसे दिए हैं, एहसान नहीं किया। आप ये F-16 ना इंडिया के ऊपर हमले के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ना इंटरनेशनल एग्जीबिशन में लेके जा सकते हैं, ना इसकी टेक्नोलॉजी चाइना किसी को दिखा सकते हैं। समझ गए? हाथ है ना उसका, मोनोपोली है। अब क्योंकि चाइनीज आ गए हैं, चाइनीज से J-10C लिए, हमने दूसरे लिए। अब वो सोच रहे हैं कि इन्होंने J-10C से इंडिया का राफेल मारे, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा हथियार है। तो जो अमेरिकन चाइनीज इंडस्ट्री ऐसे चली गई है। अब उन्होंने हमें थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, दाना डाला है कि हमसे भी लेने आ जाए। एक कंपटीशन आया ना, पहले मोनोपोली थी। जी हाँ, राफेल फ्रांस यूरो। अच्छा, ये फिर हमने पढ़ा इसी तरह फिजिकल, अच्छा इकोनॉमिक, सॉरी ये आ गया। तीसरा हमने क्या पढ़ा था शाबाश? हाँ, यही अब आप देखो मैंने क्या बात की कि क्या जो इकोनॉमी है वो सिंगल सोर्स बेस है, तो उनका ऑयल के बेस है, ठीक हो गया। एक सिंगल सोर्स पे इकोनॉमी नहीं चलती, इकोनॉमी डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए। लुक एट चाइना, AC भी बना रहा है, जहाज भी बना रहा है, शिप भी बना रहा है, सारा कुछ बना रहा है ना, इसी तो वो इतना गया आगे। ये चाइनीज पीछे से आके इनसे चाइना की अभी इकोनॉमी 22-23 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंच गई है। दुनिया के सबसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व भी चाइना के हैं। दुनिया में किसी भी एक मुल्क की सरप्लस जो ट्रेड में वैल्यू है वो भी चाइना की है, 1 ट्रिलियन डॉलर वो सरप्लस में है। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं जिससे चाइना की ट्रेड है और चाइना उसमें घाटे में है। ठीक है। हाँ शाबाश, मैंने याद कर दिया। और R&D जो होता है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अब हमने इसराइल की मिसाल मैंने को दी थी, 6% ऑफ GDP है, GDP। इसी तो आगे है, इनोवेशन करता है, सारा कुछ करता है। हाँ, साउथ कोरिया, हाँ वो भी तकरीबन 5.5 के। यस, हमने ये बात की थी कि परसेंटेज में ज्यादा है कि मेरी एक बंदा पे है जनाब 1 लाख कमाता है, कोई 10 लाख कमाता है, वो 1 लाख का 6% और होना है, 10 लाख का 5% और होना है, वो तो आगे होगा ज्यादा। वॉल्यूम में US है, अपनी हैसियत औकात के मुताबिक इसराइल है। ठीक हो गया जी। R&D पे ये दुनिया की हाईएस्ट रेशियो है, फिर साउथ अपना साउथ कोरिया। ठीक है। तो ये है बेसिक चीजें पढ़े ना, जैसे हम इंग्लिश में ABC नहीं पढ़ते, फिर स्ट्रक्चर मेकिंग ये वो, फिर आपको क्वेश्चन शेप करने में आसानी होगी, है ना। हाँ जी, कार्ल मार्क्स ने कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दो किस्म की स्टेट्स हैं, कोर स्टेट, पेरिफेरल स्टेट्स।
पेरिफेरल स्टेट, कुर्बजवार, पेरिफेरी का इलाका है। उसने कहा था पेरिफेरल स्टेट्स ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन कोर स्टेट्स। कोर स्टेट कहते हैं इंडस्ट्रियल वर्ल्ड को। इंडस्ट्रियल, ये एग्रीकल्चर, इनकी 100 एकड़ के 1000 एकड़ भी जमीन है, इसकी शुगर मिल है, इसलिए इसमें डिपेंडेंट होना है। ठीक हो गया। अब एक और बीच में क्रिएट हुआ है, वो शायद मैं आपसे जिक्र नहीं कर सका, वो आगे हमने जब आईपी पढ़ना ना उसके अंदर वो थ्योरी पढ़ेंगे। एक ये चीज क्रिएट हो गई है, इसको हम कहते हैं सेमी पेरिफेरल स्टेट्स। सेमी पेरिफेरल, इसमें 3 मुल्क हैं। ठीक है, इसमें ये G7 वाले हैं ना, इंडस्ट्रियल वाले, G7। अब सेमी पेरिफेरल उन्होंने यहाँ से छलांग मारी है, लेकिन न्यूक्लियस में नहीं पहुंचे, दरम्यान में अभी हैं। वो 3 है। एक का नाम है चाइना, एक का नाम है इंडिया, एक का नाम है ब्राजील। चाइना, इंडिया, ब्राजील, ये है सेमी पेरिफेरल। ठीक है। अच्छा, ये हाँ होना चाहिए ना। हाँ, जा रहा है ना, जब बहुत आगे चला जाएगा, डोमिनेशन उसकी हो जाएगी, फिर वो वहां पे। अब देखो ना, मैं इससे समझते इस बात को। अभी अमेरिका का मिलिट्री बजट कितना है? $1000 बिलियन, $1 ट्रिलियन। चाइना का कितना है? चाइना का भी है, अभी हुआ है वो भी 245, अभी चौथा हिस्सा भी नहीं है उसका। ठीक है। अभी भी दुनिया की 59% फॉरेन रिजर्व किसके अंदर है? डॉलर के अंदर है। आगे से चाइना तरक्की कर रहा है। ठीक है। अभी बड़े मामला हैं जिसमें चीजें आगे compete कर रहा है, लेकिन अभी भी बहुत ही चीजें। हाँ, यूएस में चौधरी रहना है अभी, रहना है। ये ये कम हो गया है। मेरे वो करंट अफेयर वाली बुक है ना, वो IRE समझो, उसमें 2 आर्टिकल अटेम्प्ट किए हैं कि इज वेस्टर्न डोमिनेटेड ऑर्डर फेडिंग आउट, एक वो दिया है। उसमें दिया है इज चाइनीज सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर इज इमर्जिंग। इमर्ज तो हो जाएगा, पर यूएस इतना खत्म नहीं होगा कि अगर हम एंटिसिपेट करें कि यूएसएसआर की तरह ये खत्म हो जाएगा, तो वो नहीं होना। ठीक है। यूएसएसआर, यूएस में क्या फर्क था? इकोनॉमी, स्टेबिलिटी। अगर यूएसएसआर की करेंसी, I mean, had the currency of USSR been would have shared a bigger chunk of international trade, मार्क्स ने भी नहीं खानी थी। हाँ, जियोग्राफी, जियोग्राफी। तो ये तो बस वो, हालांकि ये 200 साल, तकरीबन पौने 200 साल पंगों में नहीं आए, अभी ये बदमाशी में आया। तो बदमाशी में आके फिर पैसे लगते हैं, है ना। जजाकतें ऐसे नहीं होती, फिर जमीनें भी बिकती हैं। हाँ, फिर जमीनें भी बिकती हैं। चले ऑनलाइन शाबाश। ये हमारा जो IR का सब्जेक्ट है ना, ये बड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जो हम एग्जांपल दे रहे हैं, मैं साथ साथ बताया जा रहा हूँ, ये मुल्क देखें, ये देखें, इधर देखें, तो दिन खुल जाता है। अच्छा, अब आगे आ जाए। दो, मिलिट्री प्रिपेयरनेस हमारा तीसरा था। तीसरा एलिमेंट है, मिलिट्री कर लिया था ना हमने। अच्छा, मिलिट्री कर लेते हैं। मिलिट्री प्रिपेयरनेस, सीधी सी बात है, नेपोलियन की कोड है। नेपोलियन कहता था इवन द ट्रूप्स क्रॉल्स ऑन इट्स belly। देखिए ना हमने, ये फौज भी अपनी बैली के सर पे क्रॉल करती है। मतलब मिलिट्री प्रिपेयरनेस डिपेंड करेगी आपकी इकोनॉमी के साइज के ऊपर। इवन द ट्रूप, फौज, क्रॉल्स ऑन इट्स belly। क्रॉल, ठीक है, ऑन इट्स belly, इसका मतलब है मिलिट्री प्रिपेयरनेस।
अब मिलिट्री प्रिपेयरनेस 3 साइड पे हो गई, और आजकल तो 4 साइड पे हो गई है। तो ये 4 कौन सी साइड पे हो गई है? अब आ गई है ऊपर स्पेस, एयर, लैंड, वाटर, चारों जगह पे आपकी प्रिपेयरनेस क्या है? ठीक हो गया है? यस। तो मिलिट्री प्रिपेयरनेस, फिर मिलिट्री प्रिपेयरनेस में क्या आप इनोवेटिव हैं? क्या आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दूसरे के पास नहीं है? ठीक हो गया, ये चीज़ें काउंट करेंगी। यहाँ पे आपने वही लिख देना है कि यूएस की एग्जांपल दे देनी है कि 1,000 बिलियन डॉलर इसका मिलिट्री बजट है, $1 ट्रिलियन। यस, इकोनॉमी है तो $33 ट्रिलियन की तो अफोर्ड कर रहे ना। स्पेस फोर्स बनाई है, सारा कुछ बनाया हुआ है। अगेन मिलिट्री प्रिपेयरनेस रिलेटेड है कि आपके इरादे क्या हैं। क्या आपने मोहल्ले की बदमाशी करनी है, गांव की करनी है, शहर की करनी है ना? तो अब पाकिस्तान है, हमारी भी अच्छी है मिलिट्री प्रिपेयरनेस, लेकिन उसके मुकाबले की तो नहीं है। तो इसका मतलब है कि पावर में बी लोकल लेवल, रीजनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, जिस जो भी लेवल होगा उस हिसाब से उसकी मिलिट्री प्रिपेयरनेस होगी। अगेन आपको ये भी पता होगा कि देर आर 800 मिलिट्री बेसिस अमेरिका के हैं अराउंड द वर्ल्ड। अब देखिए कितना बीच में से आई मीन आउट ऑफ कंपैरिजन है। चाइना के सिर्फ 2 हैं, चाइना के सिर्फ 2 हैं, उसके 800 है, राइट। फिर अमेरिका ने एक चीज बनाई हुई है, उसको हम कहते हैं रैपिडली डिप्लॉयड फोर्सेस, आरडीएफ। आरडीएफ से मुराद है कि दुनिया में कहीं भी कोई मसला हो जाए, अमेरिकन मैरीन 24 घंटे में उधर होंगी। दुनिया की बात कर रहे हैं हम। यस, 24 आवर्स। ठीक हो गया एक। फिर अमेरिका ने काम और किया है। वो काम क्या है शाह भाई? इसको इससे समझते हैं कि अगर मैंने शायद आपकी क्लास में मिसाल दी थी कि अगर पाकिस्तान के कोई मसला हो जाए तो हमें कौन सा थाना लगता है? हमने कहाँ शिकायत करनी है पहले? हाँ, थाना, थाना। पुलिस स्टेशन कौन सा लगेगा हमें? बड़ी मजे की बात है, वो क्लास पूरी भरी हुई थी, मैं कहा कौन सा थाना लगता है? अच्छा मशहूम था गालमा केपी का कहाँ, कहते सर थाना मुस्लिम टाउन। ठीक है। अब मैं किस सेंस में बात कर रहा हूँ? ऑनलाइन, ये है पाकिस्तान, ये है इंडिया, ठीक है। और ये सारे इधर वो थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह, ठीक हो गया। ये है श्रीलंका, ये थाना इधर लगता है हमें, ये वाला। इस थाने का नाम है डिगो गार्सिया। डिगो गार्सिया जगह का नाम है। और यहाँ पे जो सेटअप है उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं सेंट कॉम। ठीक है, सेंट कॉम। सेंट कॉम का मतलब है सेंट्रल कमांड। ठीक है, ये तो वेरी बड़े हैं। इधर इस इलाके में जो कुछ भी हिलजुल होती है, इंडिया कुछ कहते हैं हम उधर कहते हैं, जनरल होता है। अभी आसिम अली साहब ये जनरल रिटायर्ड हुए थे ना, तो आसिम अली को बुलाया गया था, आसिम अली साहब को, तो बहुत ऑनर थी। क्या लदाई तकरीब में एक ही दुनिया का जनरल बुलाया गया था, आसिम अली। ठीक है। मुशर्रफ साहब जब आए थे तो मुशर्रफ साहब ने सेंट कॉम के चेयरमैन को फोन किया था कि मैं आ गया हूँ, जरा ऊपर बता दें। ठीक है, ऊपर बताने से मुराद, वो कहते हैं ना, वर्दी वाले का यार होता है, 81 भाई। ऊपर था क्लिंटन, क्लिंटन था डेमोक्रेट, उसने लिफ्ट नहीं करवानी थी। सेंट कॉम। अब कहना मैं ये चाह रहा हूँ, देखो बच्चे, मैं दोनों के नाम सॉरी बोल गया। अजीजा, अलीजा, जैनब। अलीजा जैनब बच्चे, अमेरिका ने दुनिया को ऑलमोस्ट कोई 8 कॉम के अंदर डिवाइड किया हुआ है, 7 to 8 कॉम, कमांड।
नॉर्थ कॉम, साउथ कॉम, यूरोकॉम, अफ्रीकन कॉम, ठीक है, यानी कमांड कॉम से मुराद। तो उसने ऐसे नक्शा होता है ना, मैंने उनको कहा भी इतनी दफा कि इधर को मैप लगवाएं, तो एक बैरी बेड़े का वो है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। और एक बैरी बेड़ा क्या होता है? बैरी बेड़ा एक बड़ा जहाज है जिसके ऊपर जितने आपके पास सेक्शन है ये उसके डेक के ऊपर होते हैं, इधर ऐसे 5,000 बंदा उसमें काम कर रहा होता है। 5,000 बंदे का मतलब है 5,000 बंदे का खाना 6 महीने का अंदर ही होना है, ठीक है। 6 माह वो रहता है पानियों पे। फिर ये तो बड़ा है मेन बॉडी। फिर इसकी हिफाजत के लिए आगे पीछे दाएं बाएं 25 शिप्स होते हैं। आपके पास पूरी नेवी के पास 25 होने हैं, उनके एक बेरी बेड़े के आगे पीछे होते हैं, ठीक है। पूरी बारात चल रही होती है ऐसे आके। तो पावर है ना, तो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस उसकी इस लेवल पे है। और दुनिया में जिसका एक साहब हैं, आपने नाम मैंने शायद पहले लिया है, उसको कोट कर लें, नोट भी कर लें। उन साहब का नाम है अल्फ्रेड थायर महान। अमेरिकन है, ठीक है। ये नेवल ऑफिसर था उनकी नेवी में 70s में। उस वक्त अमेरिका इंटरनेशनल एक्सपेंशन में नहीं था। इसने अपने बॉस को कहा, एडमिरल था को, सर वी नीड टू बिल्ड अप अ बिगर नेवल पावर, बिग बिग लेवल शिप। उसने बड़ा ऑफिसर कम ही बाइक आता है ना, जूनियर का आइडिया, उसने कहा रहने दो, रहने दो, ठीक है। फिर ये इसने रेजिग्नेशन दी थी, फिर इसने अखबार में आर्टिकल लिखने शुरू किए, फिर उनको बात समझ आ गई। फिर उन्होंने बड़े बड़े नेवल पावर बनाए। उससे पहले स्पेन के होते थे, स्पेन की फिर इनसे लड़ाई हुई 1800 कुछ में। स्पेन के जहाज तो ये बहुत बड़े समझे जाते थे। जब ये लड़ाई के लिए आए तो इनका ये साइज था, ये देख के परेशान हो गए, ये काले काले जिन्नात किधर से आ रहे हैं। उसके बाद मैं क्या फैला, कहना ये चाह रहा हूँ, दुनिया में ग्लोबल पावर वो होती है जिसकी नेवल पावर होती है, ठीक है। इसकी बुक का नाम है द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री। पहले ब्रिटिश थे ना नेवल पावर, तो अपनी नेवी के सर पे थे ना, है, नेवी के सर पे। क्योंकि पानी 70% है, पानी में से ऑयल एनर्जी ने गुजरना है, पानी में से सारी ट्रांजिट होनी है ट्रेड की। तो जिसका उस पर कब्जा होना है वही चौधरी होना है। अभी ईरान क्या कर रहा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाबल मंदब, यस। तो इस बंदे का नाम अब याद रखना है। बुक का नाम क्या है? क्या भाई? अच्छा जी। और मिलिट्री मैनर्स के बाद आगे हमने क्या लिखा था? साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं लिखा था, अभी लिख लेते हैं। लो जी, इतना हमने पढ़ा था एक लेक्चर में, अब आप इकट्ठे हो गए, ठीक है जी। सेंट कौन तो पूरा मिलिट्री बेस है ना। अच्छा जैनम, अगर वो मुझे हेडी जो मैं नोट्स भेजे हैं उसके मुताबिक मैं करवा देता हूँ, जैसे। हाँ, अच्छा जी। मिलिट्री प्रिपेयर, अब हम लिख लेते हैं रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अभी तो हम बात करके आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल। अब ये रोल दो साइड भी हो सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिलिट्री साइड भी हो सकता है और सिविलियन साइड भी हो सकता है, ठीक है। मिलिट्री साइड पे इनोवेटिव है, किसके पास क्या जहाज है, और अल्टीमेट पावर किसके पास होती है, कौन पावरफुल होता है? अल्टीमेट होता है हु इज इन ए पोजिशन टू काउंटर द काउंटर मूव, टू काउंटर द मूव। मतलब लड़ाई हुई, एक बंदा घर से जल्दी से भागा हॉकी ले आया, ठीक है, उसने कहा मैं इसके सर पे मारूंगा। ये भाई इसका देख रहा था, इसने फौरन से पिस्टल पकड़ाया, तो उसी मूव काउंटर कर गया ये। अब अगर इसकी मूव वो काउंटर कर गया तो वो पावरफुल है, नहीं तो ये पावरफुल है, राइट। इंडिया लेके आया राफेल, उसका ख्याल था हमारे पास एबिलिटी नहीं है, हमने दिखा दिया फिर एबिलिटी, तो अल्टीमेट आपका प्लान हो गया टू काउंटर द काउंटर मूव।
अच्छा जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगेन आप इनोवेटिव हैं। अब चाइना हो रहा है ना इनोवेटिव, सिविलियन साइड पे आप देख लें। अभी भी जो यूएस है ना, यूएस अब आके चाइना थोड़ा सा इसको टाइम देने लगा है। अदरवाइज यूएस आईटी के अंदर 80% ट्रैफिक जो है ना वो यूएस से गुजरती है। ये जो मैं ऑनलाइन लेक्चर दे रहा हूँ ना, सैटेलाइट से चल रहा है ना सारा काम। ये जो बैंकिंग है, जो व्हाट्सएप है, जो फेसबुक है, सारा कुछ है। ठीक है, तो सिविलियन साइड पे सारी टेक्नोलॉजी आप सोशल मीडिया ले लें, आप ये सिविलियन साइड पे कोई भी ले लें आप टेक्नोलॉजी। ये नहीं किया, कंप्यूटर ले लें, आईटी ले लें, सारा कुछ ले लें, अमेरिकन साइड पे। आ, अभी भी आईटी लेवल पे ये ट्रैफिक गुजरती है। और अभी भी जो इन्वेंशंस हैं 70% के करीब अमेरिकन साइड से है। चाइना आ रहा है, मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन जो मेन टेंजिबल चीजें हैं ये। अच्छा जी, अभी देखे ना मिलिट्री स्पेस, मैंने और बात की थी, तो स्पेस लिखा है। आज स्पेस पे कोई 700 सैटेलाइट तो अमेरिका की हैं। इसमें ये 500-600 तो उसी की हैं, एलन मस्क की। बल्कि ये इससे भी ज्यादा है अमेरिका की। ठीक है, और उसमें पूरी एक कॉम कर दी है। इसी तरह मिलिट्री साइड पे है, मिलिट्री जिसका अपर हैंड होना है टेक्नोलॉजी में। रशियन टैंक्स लेके आया था अफगानिस्तान में, 25,000 टैंक्स है उसके पास। हमारे पास 500-700 थे। फिर अमेरिका ने आपको टेक्नोलॉजी दी। अमेरिकन का दो ही तरीके हैं, या तो टैंक के मुकाबले में टैंक ले आए, ये बहुत एक्सपेंसिव है, टाइम भी लगेगा। दूसरा तरीका क्या है, कोई बात नहीं आने दें, ये है 10-20 करोड़ का टैंक उस जमाने में, मैंने कहा ये लोग 5 लाख का मिसाइल ठक मारो उसको, है ना, तो काउंटर द काउंटर मूव। तो ना क्या मुकाबला ही करना है ना, कोई जरूरी है कि टैंक से टैंक के गोले मारने हैं। तो ये है, तोड़ है जिसके पास। ठीक है, अभी राफेल चाह थे, तो अभी हमने क्या किया, क्या क्यों मंतज है, दुनिया क्यों आपकी गर्विदा हो गई। हमने उनकी साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, उनके सिग्नल जैम कर दिए, यस ब्लर कर दिया, पीछे रास्ते खत्म हो गए। जिसके बाद हाँ, हाँ क्या बात, दो चीजें होती हैं। स्टेट के पास दो कैपेबिलिटी होती हैं जिससे वो अपना काम निकालती है ना। मिलिट्री साइड पे ले लेते हैं, मिलिट्री एक को कहते हैं डिटेरेंस, जो आप बात कर रहे हो। ये दूसरा होता है कंपेलेंस, कंपेल करना। डिटेरेंस होता है क्योंकि डंडा मारने भागा आपको, आपने शर्ट चादर ऐसे की, इधर पिस्टल लगा, उसको खुद ही समझ आ गई कि बस हुई, ठीक हो गया। और एक बड़ा प्यारा क्लिप है, और गाड़ी पे ना ब्लैक, शीशे पे ना ब्लैक चढ़ा हुआ ना पेपर, और साथ यंग मैन है। यंग मैन थोड़ा एरोगेंट होता है ना, बाबा की गाड़ी होती है, तो वो पता नहीं उसको 2-3 दफा उसने पीछे हॉर्न दिया होगा, इसे दी नहीं। ये जैक के अंदर जो टैंक गाड़ी के अंदर बैठा हुआ ना, जिसके शीशे चढ़े हुए हैं, सिग्नल पे आके रुकता है, वो इधर आके ना शीशा नीचे करके ना उसको ना जोर से गुस्से होता है, ए यू ऐसे करता है ना। तो उसको कहता है नीचे कर शीशा, देखो मैं तू कितना बड़ा बदमाश है। ऑनलाइन जैसे वो शीशा पहले वो नहीं करता ना, टेम्परामेंट दिखाता है। जैसे वो नीचे कहता है ना, वो कमांडो बैठा होता है, इतनी बड़ी गन होती है, इधर उसमें बेल्ट लगाई होती है, जैसे हल्का सा करके उसको दिखाता है, फौरन भागता है। ठीक है, कंपेलेंस होती है किसी को कंपेल करना कि ये काम करो। एग्जाम्पल अभी मैंने दी कि ट्रंप ने उसको इंडिया को, उसको इंडिया को नहीं, इंडिया ने, अब इंडिया कह रहा अमेरिका ने आपको भी तो कंपेल ही किया था ना, आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। तो ये है, ये दोनों मंत्र देना है जो दुनिया को समझ नहीं आनी है क्या।
जब तक दुनिया को समझ आनी है वो 10 साल आगे होगा। अभी आपके ग्रुप में मेरी आ गया है, आप बस ना मेरे साथ अभी समझते जाओ, इंशाल्लाह सुन के ही आपकी काफी तैयारी हो जानी है। पहले भी मैं बताया था, हाईएस्ट मार्क्स पाकिस्तान में 158 है IR में ना, वो मेरा स्टूडेंट है, ऐसे बैठा होता था। ठीक है, उसको मिसालें दे दे के ऐसे कर करके। अभी भी जो लड़का अरसलान है, ये पिछले साल हुआ है, इसके 151 है। नंबर आते हैं, देखो ना, नंबर ऐसे आते हैं, मिसालें दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, आपको बुक के नाम लिखा रहा हूँ, ये लिखवा रहा हूँ। कहने ये लगा था कि मेरी बुक आ जाएगी IR पे, उसको ऐसे करना है, इंशाल्लाह हम पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड लेके आएंगे, 140-50 से ऊपर एवरेज होगा, जैसा यूरोपीय में हुआ कि 70 अब एवरेज है। ठीक है, आगे आते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और आगे आ जाता है लीडरशिप का क्या लेते हैं, जाना, मुझे उसमें से हेडिंग बताओ, मैं उस और भी बताओ। मिलिट्री हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, डिप्लोमेसी का कर लेते हैं, रोल ऑफ डिप्लोमेसी। जी, तो डिप्लोमेसी ऑनलाइन किसकी, मेरी बात में वजन होगा, या जिससे आपका काम है, जिससे है ना, जो आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसकी बात में वजन होगा। देखें, हम क्या कहते हैं, जिनके घर जाने उनके कमरे भी सियाने, सुना हुआ है ना ये। आप PhD आई आ रहे हैं, आपका बड़ा तजर्बा है, आपने 20 किताबें लिखी हैं, इकोनॉमी आगे पीछे है, और वो बंदा है 10 भी पास नहीं है, लैंड क्रूजर से उतर है, उससे जो बात करनी है, हमने कहा जी चौथा बात सही है आपकी। इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमी। तो डिप्लोमेसी, दो एक्सेप्शन हैं पाकिस्तान के हवाले से, कि वी ब्रोकर्ड फ्रेंडशिप बिटवीन US एंड चाइना 1971, एंड दिस टाइम अराउंड वी आर ट्राइंग टू पैच अप बिटवीन ईरान एंड अमेरिका। अब मतलब कहने का, डिप्लोमेसी ये वो दो एग्जांपल हैं कि जिनकी सुलह करवा रहे हैं, उनसे इकोनॉमी हम थोड़ा नीचे हैं। अदरवाइज चौधरी दूसरों मज़ारों की सुलह करवाते हैं, चौधरी की सुलह मज़ारा नहीं करवाता। जितनी बात समझ आ गई ना, तो डिप्लोमेसी सिंबल होता है डिप्लोमेसी। आगे डिप्लोमेसी की किस्में हैं, फॉरेन पॉलिसी में पढ़ेंगे, चलो मैं इधर भी आपको बता देता हूँ। एक का नाम है गन बोट डिप्लोमेसी, ये अमेरिका करता है गन बोट डिप्लोमेसी। एक का नाम है शटल डिप्लोमेसी, एक है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, और एक है बिग स्टिक डिप्लोमेसी, और इसी तरह एक है कैरेट एंड स्टिक डिप्लोमेसी। कैरेट गाजरें और स्टिक डिप्लोमेसी अमेरिका। एक चली थी पिंग पोंग डिप्लोमेसी, एक है ट्रैक टू डिप्लोमेसी। ट्रैक टू गन बोट डिप्लोमेसी क्या कहते हैं, अगर हमें रियलिज्म पढ़ना है, गन बोट डिप्लोमेसी ये है, the threat of use of force, then ये देखो, the threat of use of force is more fearsome than actual use of force। किसी को मारने से डरा के काम लेना ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो अमेरिका, अभी जो हम बात कर रहे थे ना, अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर का धमकी दे के इस्तेमाल करता है कि मेरा कहना मानोगे कि नहीं, नहीं तो मैं एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहा हूँ। एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब है कि हमारे जैसे मुल्क की एयरफोर्स पूरी उस जहाज के ऊपर है, पूरी नहीं तो आधी तो है। ठीक है, और सारा कुछ है, गरीब मुल्कों की तो इतना ही काफी होता है। तो अमेरिका जब अपनी मिलिट्री को धमकी यूज करके कोशिश जो काम नखलवाता है, उसको हम कहते हैं गन बोट डिप्लोमेसी। शटर डिप्लोमेसी, शटर डिप्लोमेसी का मतलब है, ये हम शटर डिप्लोमेसी कर रहे हैं। शटर होता है कि A है, ये B है, ये C है, आपका इससे भी ताल्लुक है, आपका इससे भी ताल्लुक है, आप इसका पैगाम लेके, ये कहता है ये पहले इसको मेरी ये बातें मैसेज कन्वे करें, कैसे माने, ये अमेरिका है, अमेरिका इसको कहता है उसको बताएं स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोले।
ये कहता है मैं स्टेट ऑफ हॉर्मूज खोलूंगा, उसके बाद में मेरे फ्रीजिंग जो अकाउंट है करो पहले, और मैं इसराइल से गारंटी लेके दो। शटल, बैडमिंटन खेलते हैं, शटल होती है ना, उधर से इधर, इधर से इधर, ये डिप्लोमेसी को शटल डिप्लोमेसी कहते हैं। ऐसे ही आगे इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी ये होता है कि आपने थीटर सेंटर थे, आपने कुछ के आगे लेवर करना है उसको, इकोनॉमिकली लालच देनी है, तुम्हारे ये इंफ्रास्ट्रक्चर कर देंगे, फलां कर देंगे ना, हमारे साथ आ जाओ, ठीक है, जिसको हम डॉलर डिप्लोमेसी भी कहते हैं। कि रशियन के अमेरिका के यूज करते थे कि यू यूज डॉलर टू इन्फ्लुएंस अदर्स। तो ये सारा बिग स्टिक का मतलब था, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट था थियोडोर रोजवेल्ट, ये 1908 के करीब, इसकी पॉलिसी थी बिग स्टिक, नाम से रहा है कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो पनिशमेंट का लेवल ये होगा। ठीक हो गया। कैरियर स्ट्रिक्ट पॉलिसी, ये अमेरिका हर वक्त यही पॉलिसी करता है। अब ये कैरियर स्ट्रिक्ट पॉलिसी क्या होती है? अमेरिका कहता है जो हमने 9/11 में हमने उसने कहा ये मेरा काम है, ये मेरे हाथ देख लें, इधर गाजें पकड़ी हुई हैं, इधर गन पकड़ी हुई है, अब आप बताएं कि आपको क्या पसंद है, काम मैंने करवाना है। ठीक हो गया। इकोनॉमिक एड चाहिए आपको, yes, either you are with us or against us. If you are with us, we will give you dollar. If you are against us, we will start from here. तो उसने कॉलिन पावर ने क्या धमकी दी थी? उसने कहा था we will place you in the stone age. If your answer is no, ठीक है, आप एक टाइम होता है ना, टाइम एक देखना पड़ता है, इससे मेरा मुकाबला बनता है, इससे नहीं बनता। हमारे पास तो मांगे तांगे के 4-10 बिलियन डॉलर होते हैं, और उसके पास हैं 33,000 बिलियन डॉलर, ऐसे है ना, तो फिर लड़ाई तो नहीं ना बनती। यस। अब देखो ना, मैं एक मिसाल दिया करता हूँ, ये बंदा है, इसके पास भी कलाशनिकोव है, इसके पास भी कलाशनिकोव है, ऑनलाइन वैक्सीन है फिलहाल इसके पास भी, इसके पास भी। इसको बदमाश क्यों कहते हैं, इसको चौधरी क्यों कहते हैं? वेपन इसके पास भी है, इसके पास भी है, पैसे इसके पास भी हैं, इसके पास भी हैं। तो ये चौधरी क्यों कहलाता है? बिकॉज ये जो बदमाश है, इसे बैंक लूटे है, अगले जुम्मे तक पैसे खत्म हो जाने हैं, फिर कोई ना कोई कार्रवाई करनी पड़नी है। इसके पास सस्टेनेबल इकोनॉमी है। इस चौधरी के पास 10-20-1 लाख एकड़ जमीनें हैं। तो लोग ये कहते हैं तुम्हारे पैसे वक्ती हैं, पता कोई नहीं और सही भी नहीं है, ये देखो चौधरी है, इसका दादा भी चौधरी था। तो ये चीजें इंटरनेशनली चलती हैं, मैं आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। आगे चलते हैं जी। पिंग पोंग डिप्लोमेसी है। ये चाइना जब अमेरिका से सुलह हुई थी ना, ये वो स्टेज है कि चाइना एक वीक मुल्क था, एक शेक इकोनॉमी थी, पॉलिटिकली भी थोड़े वीक थे, ठीक है। आपको पता है चाइना की इकोनॉमी even before 1990 was just like Pakistan in today's time. चाइना की इकोनॉमी 300 बिलियन डॉलर के करीब थी, इतने बड़े चाइना की। ये तो इनको भाग लगे हैं, ग्लोबलाइजेशन कोल्ड वार खत्म हुई तो इन्वेस्टर इधर आए। क्यों आए? कि इनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी, उनको लालच थी, पेन बनाएंगे, 1.5 रुपये पेन बेचेंगे, ब्लेसिंग डिस्गाइज होगी इनके लिए। ठीक हो गया। तो जब अमेरिकन गए, अमेरिका को जरूरत इसलिए थी कि चाइना की और रशिया की पहले अंडरस्टैंडिंग थी, ख्रुश्चेव के ज़माने में इनकी कन्फ्लिक्ट हो गया, क्योंकि ख्रुश्चेव डिस्टालिनाइजेशन पे था कि ये गलत है, यानी कम्युनिज्म को तोड़ रहा था। चाइना का हम तो बेस ही हुआ है, तो नहीं हम नहीं तुम्हारे साथ। ठीक है, ये ऐसा ही है कि हम सऊदीया से बड़ी अंडरस्टैंडिंग में है। कल सऊदीया सेकुलरिज्म पे चला जाए तो हमारे बॉन्डेज थोड़ा कम हो जाएगा ना, तो हम तो इसलिए तुम्हें समझते हैं मुकद्दस ज़मीनें उधर हैं, तो तुम क्या कर रहे हो? अच्छा, अमेरिका ने कोशिश की कि इन दोनों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो मैं चाइना को जाके हाथ मिलाऊं। हालांकि ये वही अमेरिका था जिसने अप टू 71 तक चाइना को माना ही नहीं था। लेकिन इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग, टाइम के हिसाब से फैसले करते हैं। कभी दुश्मन से हाथ मिलाते हैं, एक बड़े दुश्मन के खिलाफ। जब अमेरिका ने इसे हाथ मिलाया, तो जब वहां पे गए, आप देखें ना, आपने इसे अंडरस्टैंडिंग करनी है, तो उसको भी तो एहसास दिलाना ना कि तुम भी बड़े काम के हो। तो फिर अमेरिका ने क्या एहसास दिलाया? अमेरिका ने कहा ना कि वो टेक्नोलॉजी या कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूँ इसको, इनको पता लगे हम भी बड़े काम के हैं। तो अमेरिका ने कहा वाओ, द वे यू प्ले द टेबल टेनिस इज मार्वलस।
हमें भी सिखाएं ये कैसे खेलते हैं। तो टेबल टेनिस की जो बॉल है ना, इधर हिट करो पिंग, उधर करो पोंग, बकौल चाइनीज की ऐसे आवाजें निकलती हैं, इसलिए इसको पिंग पोंग डिप्लोमेसी कहते हैं। ठीक हो गया। दूसरे को साथ दिलाना कि तुम भी मेरे बड़े काम के हो। बस एक चौधरी के गांव में जाए, वो लैंड क्रूजर डिफेंस में रहने वाला है। अब मुजारिस का काम है, इलेक्शन है, उसके घर में 30-40 वोट है। वो उसको कुर्सी पे ऐसी वो पेश करते थे, बैठ जाए और वो कहे यार कमाल है यार, ये कहाँ से ले लिया है, हमारे तो शहर में मिलती नहीं ऐसी ये। गालमों को मुड़ा कहते हैं कि ये यार कोई एक दो हमें भी बनवा के दो, उसका दिल बड़ा हो जाता है। ठीक, तो ये वाली बात है। चलें ऑनलाइन आगे चलते हैं। ट्रैक टू डिप्लोमेसी होती है, आ, जो रिटायर्ड जनरल हो, रिटायर्ड ऑफिशियल हो, या कोई मीडिया के लोग हों, ये बैक हैंड पे उनके भी हमारे भी आपस में गुफ्तगू करते हैं, किस तरह कूल डाउन मामला करें। ऐसे ऐसे अपनी हुकूमतों को बताते हैं, अवाम के सामने नहीं आते कि अवाम एकदम फ्लेयर अप है ना। अब मोदी के में पाकिस्तान दौरा करना है तो इसके खिलाफ जलसे होंगे, तो खुद ही तुम कहते थे हमारा दुश्मन है, हमारे इतना नुकसान कर दिया, अब तुम दौरा क्यों करना चाहते हो। वो पहले कूल डाउन करते हैं, फिर एक माहौल बनाएंगे, जब तैयार हो जाएगा ना फिर मीडिया में ऐसा ऐसा माहौल होगा। तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी, a diplomacy conducted by retired government officials and media persons or influential persons। अच्छा, छठा हो जाएगा जनाब यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर। अब सोशल स्ट्रक्चर से हम क्या बना ले रहे हैं, डिपेंड करेगा कि एक मुल्क है उसकी पावर कैसे होगी। मुल्क बनते हैं कॉमन रेस, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन ट्रस्ट, है ना, किसी एक पे। अब बदकिस्मती से ना कॉमन रेस है, ना कॉमन कल्चर है, ना कॉमन लैंग्वेज है। हाँ, तो मजहब पे बने हुए हैं कि आप भी कलमा पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, इकट्ठे रहते हैं। ठीक हो गया। अगर सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है, दो चीजें होंगी सोशल स्ट्रक्चर में। अगर तो वो होमोजीनियस है, या फिर वो हेट्रोजीनियस है शायद, डिपेंड करेगा। अगर ये है तो वो यकजा होंगे, तो उनकी फॉरेन पॉलिसी एग्रेसिव होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल भी मसाइल है, हर मुल्क के अंदर मसाइल है, हर मुल्क के दूसरे मुल्क से मसाइल है। Yes, सऊदीया की ईरान की नहीं बनती, नहीं बनती, टर्की की इनसे नहीं बनती, क्योंकि इन्होंने आज़ादी टर्की से ली हुई है। ठीक है। हम हाँ, पाकिस्तान में सेम रिलीजन भी नहीं है। पाकिस्तान हो सेकंड बिगेस्ट सुन्नी पॉपुलेशन आफ्टर इंडोनेशिया एंड सेकंड बिगेस्ट शिया पॉपुलेशन आफ्टर ईरान। तो हमारी फॉल्ट लाइन तो बड़ी सेंसिटिव है, अगर हम ईरान से पंगे में चले गए तो अंदर की कोई इशू ना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये फिर हमें कंपेल करता है कि हम तरीके से चलेगा। ईरान की जगह कोई और मुल्क होता है जिसका सऊदी साहब का माहिदा है, खड़का देना था। अभी भी दुआ करें ना मामला है, हम ना चाहते हुए भी उधर ही ड्रिफ्ट कर रहे हैं। यस, समझा रहे हैं इनको, बार बार समझा रहे हैं। ईरान में जो सीरियस माइंडेड लोग हैं उनको पता है कि इनकी जो ताकत है ना, पीछे पाकिस्तान, चाइना और रशिया है। और इनमें से भी पाकिस्तान ने अगर थोड़ा सा भी रोल ऐसे ऐसे कर दिया ना, अमेरिका को इजाजत दे दी ना आज ही अड्डे हैं, तो ईरान ने 2 दिन ही निकालना है। यही मैं बता देता हूँ आपको। तो यही हम ईरान को समझा रहे हैं कि ना करें, ना करें। हम इसलिए नहीं काबू आ रहे कि ईरान आपका पड़ोसी अच्छा रहे, हम भी अच्छे रहे।
हैं। इसी तरह जी हाँ हाँ नेशन करेक्टर देखें, थोड़ा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैपनीज को नाम लेके थोड़ा देर में क्या आएगा आपका, ये बड़ी एटिकेट वाली कॉम है, मिनिमम करप्शन है, यही आता है ना। जैसे अर्जेंटीना का हमने नाम लिया तो अब आम आदमी के दिन में अर्जेंटीना सुन के क्या आता है, फुटबॉल। ठीक है, उधर वाले मुल्क आम आदमी पाकिस्तान का नाम ही नहीं पता होगा उनको, लेकिन मे भी उनको आए अच्छा जहाँ पे टेररिज्म होता है। ठीक है, तो अभी हमारा हो सकता है, ये मैं नेशनल करेक्टर नहीं कहता हमारा टेररिज्म है, हम तो उसके क्या कहना चाहिए, टारगेट बने हुए ना, विक्टिम है। नेशनल करेक्टर मॉर्गेंथन ने एग्जांपल दिया है नेशनल करेक्टर की। उसने कहा कि एक रशिया के अंदर, यानी उस वक्त वो यूएसएसआर था, उसने कहा मैं कहीं विजिट पे गया, किसी बंदे की बात में की, उसने कहा वहाँ एक पार्क है, पार्क के अंदर एक कब्र है, वहां पे एक सोल्जर खड़ा था, सर्दियों के दिन है लेकिन धूप शुरू हो गई थी। उसने कहा मैं ऐसे घूमता रहा, मैं देखा यार ये ऐसे ही खड़ा है। कहते हैं मैं 3 घंटे घूम घूम के भी ऐसे आ गया हूँ, और मैंने हल्का सा गुजरते कहा कि यार यू कैन सिट इन द शेडो, बैठ जाओ यार, कौन देख रहा है। कहते उसने मेरा जवाब भी नहीं दिया, वो ऐसे खड़ा रहा। कहता मेरी क्रॉसिटी हुई, उसी देर शाम हो गई, फिर ड्यूटी खत्म हुई, तो फिर वो तो मैं आपसे पूछा, वो भी टू द पॉइंट बात की। उन्होंने कहा यार कौन देख रहा है यार, तुम 8 घंटे धूप से खड़े हो, इंसान हो, बैठ जाओ, गर्मी है। उसने कहा नो, दिस इज माई ड्यूटी। नेशनल करेक्टर किसको जो साइन कर दी है, जापानीज, वर्ल्ड वॉर 2। आपको पता है यूरोप में वार खत्म हो गई थी, हिटलर को रशिया ने हरा दिया था मई 1945 में। इटली पहले हार चुका था। जापानीज अकेले लड़े हैं 3 माह पूरी दुनिया के चौधरियों से, मई के बाद जून जुलाई 15 अगस्त तक। एटम बम भी खा लिया 6 अगस्त को, 9 अगस्त को, नहीं। नेशनल करेक्टर एक लड़ना, एक उन्होंने कहा अमेरिका परेशान हो गया कि यार ये मर जाओगे सारे, खुद भी तरस आ जाता है ना, ये खाना के 10 बंदे ठा ठा कर दिए, ये 2 मासूम बच्चे हैं, नाम वाले। उन्होंने कहा यार बस करो, क्या चाहते हो। उन्होंने कहा हमारा बादशाह कहेगा तो हम हथियार डालेंगे, मार दो नहीं तो। ठीक है, बादशाह, उनको क्या खौफ था, उनको खौफ था कि जैसा ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स हुई थी तो इन्होंने मुसलमानों का ऑटोमन में बादशाह खत्म कर दिया था, ये हमारी बादशाह खत्म करेंगे। फिर रिटर्न तय हुआ था, जनरल मैकार्थर ने रिटर्न गारंटी दी थी आपके बादशाह को कुछ नहीं कहा जाएगा। जापान में आज भी बादशाह है, नीचे प्राइम मिनिस्टर है। ठीक हो गया, तो हर कौम का कोई ना कोई नेशनल करेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल जर्मन, जापान, और इनका नेशनल करेक्टर क्या है, इनके बारे में मशहूर है, इन कौमों के हाथ कभी नहीं रुकते, चाहे गपशप भी करे होंगे ना कोई काम भी कर रहे होंगे, अच्छा और सुनाओ क्या हाल है, ये ना कोई कंस्ट्रक्टिव मशीनरी ये वो। ठीक है, और हमारे बारे में क्या मशहूर है, उनके हाथ नहीं रुकते, हमारी जुबान नहीं रुकती। यही है ना हमारा, हम कहते हैं हमसे कुछ जीत के क्यों जाए। ये भी नेशनल करेक्टर। आगे आते हैं जी, रोल ऑफ लीडरशिप। रोल ऑफ लीडरशिप जी बहुत डिपेंड करता है। अलेक्जेंडर की कोट है, शायद हमने पहले भी लिखी हुई है, क्या कहता है, कहते हैं एन आर्मी ऑफ 100 डॉग्स, एन आर्मी ऑफ 100 डॉग्स लेड बाय वन लायन, वन लायन इज बेटर देन एन आर्मी ऑफ 100 लायंस लेड बाय वन डॉग। अगर 100 डॉगियों का सरदार एक शेर है तो डॉगियों को शेर की तरह लड़ा देगा, राइट। अगर 100 शेरों का सरदार एक डॉगी है तो वो डॉगियों की तरह लड़ाएगा। ठीक है, टाउन टाउन तो करेगा, फिर भागेगा भी। एक
आप रिसेंट एग्जाम्पल पाकिस्तान के देख लें, वही आर्मी है, वही फौज है, जो लीडरशिप बदली है ऊपर से, खड़का दिया इंडिया को। खान साहब के जमाने में क्या कहते थे, तो मैं फिर इंडिया से लड़ाई कर लूं, यानी अपने आप को नीचे रख के बात हो रही थी ना। तो बाजवा साहब आर्मी चीफ थे, जब जनरली ऊपर ऐसा होगा, बयान दिया हम इंडिया से लड़ाई कैसे करते हैं, हमारे तो टैंकों में पेट्रोल के पैसे नहीं थे। इट्स ऑल अबाउट लीडर, ऊपर बंदा कौन है, कैसे लड़ा दिया। वो लीबिया में हो रहे थे ना, तो आसम अली साहब उधर बात कर रहे थे ना। मैं बात कहूँ, जो लीडरशिप होती है ना, अगर अंदर से आप सॉलिड है ना, अगर आपने लाइफ में जगह जगह कंप्रोमाइज हुए ना, कहीं पैसा लिया कहीं ये दिया, कोई इंटेग्रिटी नहीं आती। जब अंदर से इंटेग्रिटी नहीं होगी, तो फिर आप दूसरों को अपना से इंप्रेस नहीं कर पाओगे। लीडरशिप में इंटेग्रिटी बहुत जरूरी है। अगले कायदे की इंग्लिश बोलते थे, वहां को बात समझ आती थी क्या बोल रहे हैं, नहीं। उनको ये पता था ये जो भी बोल रहे हैं यस सही बोल रहे हैं। ये होता है बिलीव, इंटेग्रिटी। और हमारे यहाँ सियासत में निकल आते हैं, जैसे मौसम बरसात में मेंढक निकलते हैं। या फिर उसके बाद उन्हें वापस चले जाना है, नजर नहीं आना। अच्छा, रोल ऑफ लीडरशिप, इसका मतलब है लॉर्ड ऑफ लीडरशिप। अगर वो विजनरी है, अगर उसके अंदर एबिलिटी है, अगर वो सिंसियर है, तीन वर्ड हैं कि उसके पता हो कि यार ये हैं, कैसे लेके जाना है। मैं पाकिस्तान इंडिया पढ़ा रहा था ना इनको, तो मैं, आप भी क्लास में थे, स्टेट्समैनशिप बताया ना, क्राफ्ट्समैनशिप। ये क्राफ्ट्समैनशिप क्या होती है? क्राफ्ट्समैनशिप ये होती है कि रॉ मटेरियल है मट्टी, ये आर्टिस्ट है वो मट्टी में से मोनालिसा बना देगा। ठीक है, क्राफ्ट्समैनशिप ये होती है, लियोनार्डो डा विंची है, कलर वही है, आपको जब मुझे दिए जाए, हमने इधर गांधी डालना है, कम से कम मैंने उसने उन्हीं कलर से मोनालिसा तख्लीक की। इसका मतलब क्या है? लीडर में अगर विजन है, तो उसकी जो कॉम है, रॉ मटेरियल है, वो उसमें से उसको उठा के बना देगा, अगर उसको यहाँ पे क्लियर है। तो मैंने एग्जांपल दी थी आपको स्टेट्समैनशिप की, मैंने कहा था नेल्सन मंडेला, और LKY, यस, ली कुआन यू, ली कुआन यू, सिंगापुर का प्राइम मिनिस्टर। अभी हमें एग्जाम्पल रही थी कि ना हमारे पैन होते हैं, 10 MA भी करोगे कोई फायदा नहीं। ना ऑस्ट्रेलिया है ऑनलाइन, ना कनाडा है, ना मिडिल ईस्ट, किसी से मुंह नहीं लगाना आपको। आप इंटर के बाद एक डिप्लोमा वेल्डिंग का ही कर लो, थक सीखे। हम वो नदवतुल उलमा इस्लाम ये उधर ही लगे हुए थे। पढ़ना चाहिए। इस्लाम ने कहाँ रोका है कि मॉडर्न एजुकेशन पढ़ने? एक हदीस है, बहुत से लोग कहते हैं शायद वीक ट्रेडिशन है, कि आखिर, हाँ, आपको पता है चाइना में अभी शी ने कोई 4,000 या 400 में देर में, अभी नंबर क्लियर नहीं है, उसने वो डिग्री प्रोग्राम मंसूख कर दिए हैं। उसने कहा अंदर से इस पे एजुकेशन नहीं लेनी। हम कर रहे हैं MSc सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, MA उर्दू, MA पॉलिटिकल साइंस। मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा तो जिन्होंने किए हैं फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। हम्म, यकीन करें, मेरा बात चले, मैं क्लास में कहता हूँ, अगर मुझे एजुकेशन मिनिस्टर बना दें, हाइपोथेटिकल ना, मफरूजा, प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर सका, तो एजुकेशन ने क्या करना है पाकिस्तान में, लेकिन समझाने के लिए सबसे पहला काम मैंने क्या करना है, वेरी फर्स्ट टास्क, एंड द वेरी फर्स्ट मिनट, मैंने FA MA BA खत्म करना है, पहली फुर्सत में।
मुल्क के भी की